बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। अब पाकिस्तान का जो कड़ा इम्तिहान है वो इंग्लैंड का दौरा है कि जहां पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 3 टेस्ट मैचेस खेलने। इस साल पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचेस खेलेगा, फिर अगले साल पाकिस्तान फिर इंग्लैंड का दौरा करेगा जहां वो वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में हिस्सा लेगा। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड का टेस्ट मैच 8 विकेट से जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम के हौसले किसी हद तक बुलंद हुए होंगे, वरना जो गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर तो कह रहे थे वो तो तवक्कुआत ज़्यादा वाबस्ता नहीं किए हुए थे। बहरहाल जो कंडीशंस थी वो पाकिस्तान के लिए आइडियल थी और पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। अब देखते हैं कि इंग्लैंड में पाकिस्तान किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करता है। क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम, जो इससे पहले भी हमारे मुख्तलिफ शोज़ में तशरीफ़ लाते रहे। और इकबाल कासिम 87 का मुझे टूर याद है जहाँ प्लेयर कम असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर गए थे मरहूम हसीब अहसन के साथ, जब पाकिस्तानी टीम ने इमरान खान की कप्तानी में इंग्लैंड का दौरा किया था। और इनको कंडीशंस का भी वहाँ के पता है, इनसे भी बात करेंगे। जिस तरह हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन हारून रशीद से बात की थी, क्योंकि वो भी इंग्लैंड का दौरा कर चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे क्रिकेट के हवाले से। इंग्लैंड की सरजमीन पर एक बार फिर पाकिस्तानी टीम आजमाइश के लिए तैयार है। कौमी टीम टेस्ट मैचों की सीरीज में रिवायती हरीफ इंग्लैंड का सामना 19 अगस्त से करेगी। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी गुज़िश्ता कारकर्दगी की बुनियाद पर कामयाबी हासिल कर पाएगा? क्या स्पिनर्स को तरजीह दी जाएगी या फास्ट बॉलर्स पर ही इन्हसार होगा? इंग्लैंड के ग्राउंड लॉर्ड्स, हेडिंग्ले और एजबेस्टन दुनिया के मशहूर तरीन क्रिकेट मैदानों में शुमार होते हैं। हेडिंग्ले और लॉर्ड की पिच फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार समझी जाती है, जबकि एजबेस्टन की विकेट मैच के आखिरी मराहिल में स्पिनर्स को भी मदद देती है। पाकिस्तानी टीम माजी में कई मरतबा इंग्लैंड का दौरा कर चुकी है। 1992 और 1996 में पाकिस्तान ने तारीखी कामयाबी हासिल की थी, जबकि 2016 की सीरीज 2-2 मैचों से बराबर रही थी। ताहम हालिया बरसों में इंग्लैंड की कंडीशन पाकिस्तानी टीम के लिए खासी मुश्किल साबित हुई। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से स्क्वाड का ऐलान किया जा चुका है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हालिया सीरीज में साजिद खान ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जबकि फास्ट बॉलर्स ने भी उम्दा बॉलिंग की। इस बात की बदौलत पाकिस्तान दूसरा टेस्ट जीतने में कामयाब हुआ था। स्पिन के शोबे में साजिद खान तजुर्बे की बुनियाद पर पहली तरजीह हो सकते हैं, जबकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में स्पिनर्स की शानदार कारकर्दगी के बाद टीम इंतजामिया इंग्लैंड के दौरे के लिए स्पिन शोबे पर भी खासी तवज्जो दे रही है। जराये के मुताबिक साजिद खान के साथ अली उस्मान को भी जेर गौर लाया जा रहा है। क्रिकेट माहिरीन का ख्याल है कि अगर इंग्लैंड की विकेटों पर मैच के आखिर मराहिल में स्पिनर्स को मदद मिली तो अपनी नपी तुली गेंदबाजी के जरिए कौमी टीम के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान के नौजवान और तजुर्बेकार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम इंग्लैंड की सख्त कंडीशन में कैसी कारकर्दगी पेश करती है? क्या फास्ट बॉलर्स नई गेंद के साथ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे और क्या पाकिस्तानी बल्लेबाज अपनी बैटिंग की जिम्मेदारी निभा पाएंगे? ये देखना होगा। जी, आपने पैकेज मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं इकबाल कासिम साहब। इकबाल भाई, सबसे पहले तो ये बताइए आपने उसको कैसे देखा? आप खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, अली उस्मान, उसको इन्होंने डेब्यू कराया, 72 विकेटें लेकर गया। लेकिन बाद लोग कह रहे हैं कि नुमान अली, ठीक है उसकी उम्र 40 बरस के लगभग होने को आ रही थी, अली उस्मान 33 बरस का है, लेकिन नुमान अली तो आईसीसी के जो रैंकिंग है बॉलर्स की रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल था, वाहिद पाकिस्तानी बॉलर था। अब उसको तो समझ लीजिए उसके लिए दरवाजे बंद करके अब अली उस्मान को लेकर आए। आपने उसकी बॉलिंग देखी होगी, कैसा आपने उसको पाया? आप समझते हैं इंग्लिश विकेटों पर ये बॉलर इंग्लिश टीम के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अली उस्मान जो है वो मैंने सुना है कि पिछले 5, 7, 8 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, तो वो तो उसकी बॉलिंग में नज़र आ रहा है कि वो मैच्योरिटी है, वो एक जगह पे एक लाइन पे गेंद कर रहा है। मगर पहले टेस्ट मैच में वो उसका 13 ओवर कराए पहली इनिंग्स में, उसके बाद दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग ही नहीं कराई। तो ये अच्छा हुआ कि उन्होंने उसको ड्रॉप नहीं किया, उसको खिलाया और कंटिन्यू, क्योंकि एक लड़के को जब आप लेके आते हैं तो उसको मुकम्मल चांस देना चाहिए और उसकी सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल जब देख लें आपके, अगर वो नहीं कर सकता फिर आप उसको बाहर निकालें।
तो इन्होंने इसको खिलाया, इसने डिलीवर कर दिया सेकंड टेस्ट मैच के अंदर। और मैं समझता हूँ कि जो बॉलिंग की है उसने, वो ठीक है, वेस्ट इंडियन वैसे भी वीक होते हैं, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को या स्पिन बॉलिंग को कम अच्छा नहीं खेलते, मगर टीम के लिए इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। अभी हमको और देखना पड़ेगा कि आगे जाके ये क्या करेंगे। मगर जो बॉलिंग का स्टाइल है वो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायगोनल नहीं है। जो नोमान अली है उसका डायगोनल एक्शन है, तो वो हर एक का अपना अपना होता है। मगर आर्मर नजर आया आपको कोई अंदर तो नहीं लाया इकबाल भाई, तो वो मुझे ज़्यादा टर्न उसको नजर नहीं मिला। उसकी बॉल ज़्यादातर सीधी रहती है, मतलब अंदर आती है या सीधी रहती है। बहुत कम टर्न हुआ है, विकेट की वजह से हो गया। लेकिन अभी मतलब उनको देखना है मज़ीद। आपको मैं हतमी तौर पे उनके बारे में राय नहीं दे सकता, क्योंकि अभी ये टेस्ट मैच ऐसा था कि इसमें कंडीशंस हमारे मतलब थे, की थी। अच्छा टेल ज़्यादा थी इसमें, जब वेस्ट इंडीज़ की जो आखिर में 2-3 आउट कर दिए उन्होंने। तो वो ये कि बॉलर पोटेंशियल है, ठीक है, आपने उनको खिला लिया, उन्होंने डिलीवर कर दिया, उसको कंटिन्यू करें अब। तो और भी तो लेफ्ट आर्म स्पिनर इकबाल भाई हमारे यहाँ 33 साल की उम्र में लेफ्ट आर्म स्पिनर को डेब्यू कराते हैं। अब नुमान अली 39 साल का हो गया, 2021 में उसने डेब्यू किया था, वो उस वक्त 34-35 साल का था। तो आप नहीं समझते कि हम अगर ज़रा पहले लेकर आएँ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को या ऑफ स्पिनर को, ताकि वो मैच्योर हो विद द पैसेज ऑफ द टाइम? यही चीज़ होती है सिलेक्शन। और क्या है कि आपने फोर्सी करना है कि आज से 5 साल बाद हम कहाँ खड़े हैं और उसको कौन सा बॉलर होगा। अगर हमारे को लेफ्ट आर्म स्पिनर की कोई खेप हमने तैयार की भी है, तो 1 बाय 1 हम जो टेक ओवर करता जाएगा बंदा आगे चलेगा। या स्पिनर्स की या फास्ट बॉलर का एक, आप क्यों स्ट्रेंथ की बात करते हैं, बेंच स्ट्रेंथ की क्यों बात करते हैं? वो इसीलिए बात करते हैं कि फ्यूचर में आपको प्लेयर मिल जाए। अब जब आप सिलेक्शन कमेटी ऐसी हो कि वो इन्हिसार यही करे कि जी फॉर द टाइम भी हमने जिसको खिलाना है वो खिला लें, फिर उसके बाद बाहर निकाल दें, फिर उसको दूसरे को ले आएँ, फिर बाहर निकाल दें, तो इससे तो कभी भी टीम नहीं बनेगी, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। अभी ये आज आप मैच जीते हैं, कल ये मैच जीतने के बाद इस टीम को रिटेन करें और इसमें जो अच्छी बुरी बातें हैं उसके ऊपर गौर करें, ताकि यहाँ से मोराल आपका डाउन नहीं होना चाहिए। अब आप निकाल देंगे, चॉप करेंगे 3-4 का, तो और टीम बैठ जाएगी। 4 चेंजेस थे इस टेस्ट मैच में। जी बिल्कुल। तो मेरा मतलब है कि अब इसमें बैट्समैन जो है नए, उनका रिव्यू करें, वो कैसे हैं, वो प्लेयर आपको कैसे सूट किया, अब आप आगे फ्यूचर में कैसे करेंगे, ये बातें डिस्कस होनी चाहिए। बॉलर आपने ये अली सलमान के बारे में, अली उस्मान के बारे में आप डिस्कस करें। मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि वो वनडे में जो लेफ्ट आर्म बॉलर था जिसकी हाइट 2 भाई जिनके बारे में, अरफात मिन्हाज जी, वो अभी भी मेरे हिसाब से वो हमारा फ्यूचर है। उसको आप यंग है, अभी 20 यंग है, उसको टेस्ट मैच के लिए तैयार करें खुदा के लिए। वो बेहतरीन बॉलर है, वो उसमें उसकी बाइट है, उसका यंग है, उसकी आर्म के अंदर भी जोर है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है जो मैंने देखा है। इसकी ये वजह तो नहीं इकबाल भाई कि T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है हमारे यहाँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। अब जो सीज़न उन्होंने अनाउंस किया है फर्स्ट क्लास के मैचेस, लेकिन इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि T20 क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं तो फिर टेस्ट मैचेस के लिए उनको कंसीडर नहीं करते। उसके ना खेलने से T20 में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आप उसको वनडे के लिए और टेस्ट मैच के लिए रखें और दूसरे बॉलर्स हैं उनको ट्राई करें, क्योंकि ये कितने साल चलेगा? अली उस्मान 33 का तो ऑलरेडी। अब अली उस्मान जो है वो मैच्योर है, 2-3 साल तो, मगर अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, कंटिन्यू रहा, तो वो कर लेंगे। मगर मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि वो लड़का जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लॉन्ग रन का उस प्लेयर है, उसको आप बैटिंग भी ठीक कर लेता है, फील्डिंग भी ठीक कर लेता है और उसके पास चांस है कि वो आगे आपको सर्व करे। तो अगर कोई बात नहीं है, अगर ये वनडे के लिए सूटेबल, T20 के लिए सूटेबल है, तो इनको T20 खिला लें, उसको ट्राई करें। ठीक है। लेकिन इकबाल भाई आपके जाने के बाद अगर हम देखें लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पाकिस्तान में कौन से ऐसे आए, आप देखें एक टेस्ट मैच खेला नदीम गौरी, जुल्फ़िकार बाबर आया कुछ अरसे के लिए, अब्दुल रहमान आया लेफ्ट आर्म स्पिनर कुछ अरसे के लिए, ज़्यादा मतलब लॉन्गर, एक नोमान अली आया जिसने 100 से ज़्यादा विकेटें ली, वरना बाकी जो थे वो 100 के विकेटों के नज़दीक। वो भी आप देखें ना, 2 सीरीज़ पाकिस्तान की हुई तो 40 विकेटें तो जरी हो गई ना। हाँ। जो हमने होम ग्राउंड पे जो आपने विकेटें बना के जो उसका क्रेडिट में डिस्क्रेडिट उसको नहीं कर रहा हूँ, मगर उसकी जो कंडीशन आइडियल कंडीशन जो है ना वो मुश्किल। तो अभी ये इंग्लैंड का दौरा है, ये वेस्ट इंडीज़ का था। अब साजिद खान ने इस मैच में प्रूव किया कि अवे सीरीज़ में भी वो आउट कर सकता है, तो अच्छी बात है। उसको भी मौका मिलना चाहिए था, मगर अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया उन्होंने। पहले टेस्ट मैच में नहीं खिलाया उसको। लेकिन अब जिस तरह से साजिद ने परफॉर्म किया, आप समझते हैं साजिद खान
और अब्दुल्ला शफीक के आने से उस टरोबा टेस्ट मैच के मुकाबले में पोर्ट ऑफ स्पेन में पाकिस्तान की टीम ज़्यादा बैलेंस नज़र आई है। डेफिनेटली सऊद शकील के आने से भी बीच में फ़र्क पड़ेगा। बैटिंग के जो है वो भी एक्सपीरियंस प्लेयर है, सो इसमें अब्दुल्ला शफीक ने तो प्रूव कर दिया, उसको फॉर्म भी अगर उसकी वापस आ गई है तो एक स्टेबिलिटी है ना, वो सीनियर प्लेयर के साथ आ जाती है। सही, ठीक है। सही। और ये लड़का ओपनर है अजान, वो लड़का मुझे बहुत उसने बांग्लादेश में ढाका टेस्ट में डेब्यू में सेंचुरी बनाई थी। तो वो अब हमारा फ्यूचर, इसको मतलब इनको ख़राब नहीं करें, इनको खिलाएं, उनको रोकें और इनको फ्यूचर के लिए भी तैयार करते जाए। आहिस्ता 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 एकदम एक्सपोज कर देंगे, फिर वो पीछे चले जाएंगे। सही। तो ये अब्दुल्ला फजल है कोई लड़का, उसके उसने भी इंजर्ड हो गया, उसने भी साइड मैच में कुछ 60-70 की है, बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। तो अगर ये समझते हैं, ये लोग के सिलेक्शन कमेटी समझती है कि ये हमारा फ्यूचर है, तो इनको ऑन एंड ऑफ रखें और टीम के साथ रखें ताकि ये एक्सपीरियंस लेते जाएं। चॉपिंग बार बार चॉपिंग करके तो फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन इकबाल भाई, अगर हम स्पिनर्स की बात करें, जिस तरह से ऑफ स्पिनर की अगर हम बात करते हैं, आपने साजिद खान का जिक्र किया, सईद अजमल के जाने के बाद पाकिस्तान के पास कोई ऐसा रेगुलर ऑफ स्पिनर नहीं आया। अब साजिद खान की उम्र भी 30 बरस से ज़ायद है, साजिद खान कितना अर्सा खेलेगा, हमारे पास ऑफ स्पिनर भी नज़र नहीं आता। यही काम तो सिलेक्शन कमेटी के और जूनियर लीग के जूनियर जो हमारी टीमें हैं बनाने वाले सेलेक्टर्स और उनके जो मैनेजर्स कोचेज़ हैं, उनके साथ मशावरत करके मेन जो चीफ सेलेक्टर है उसको बैठना चाहिए, क्योंकि असल तो वो है चीफ सेलेक्टर है ही नहीं ना, जो भी सिलेक्शन कमेटी का हेड है। चलें वो अगर हम इसको मान ही लेते हैं तो अगर आगे बयानात तो ऐसे देते हैं ना कि वो चीफ सेलेक्टर ही है, जिस तरह के बयानात बिल्कुल हैं, वो ना मानो तो अलग बात है, लेकिन हैं तो वो नहीं। तो उनको चाहिए कि वो बैठे, उनको देखें। अगर फ्यूचर में हमारे पास अंडर 19 से कुछ लड़के ऑफिसर निकलते हैं, उनका ब्लॉक ये कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। देखिए, जब तक आप ये अकेडमी क्यों बनी हुई है, वहाँ पर ये इंतज़ामात रहने के और खाने के और पीने के क्यों बने हैं? इसलिए बने हुए कि इन बच्चों को, जो सेलेक्टेड लड़के हैं, उनको फ्यूचर जो हमारा है उसको ला के यहाँ रखा जाए। उनको नेट की फैसिलिटीज़, उनको सब ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ ये मिलनी चाहिए। हमारा हारून रशीद साहब ने, आपको याद होगा कि जब हम थे 2012-10-11 में, तो उन्होंने पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ था, पूरे यानी रिकॉर्ड से अंडर 14 से लेकर अंडर 16 तक के वो तमाम लड़के बाद में पाकिस्तान के लिए खेले। तो वो लड़के जितने थे वो वहाँ पर कैंप में भी रखते थे, काम किया जाए, काम करते। तो ऐसे दोबारा कंटिन्यू करें ऐसे काम को, तो फिर आपके पास फिर वो बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी ना। मैं तो आपको बताऊं कि मैं नाम नहीं लूँगा, एक क्रिकेटर के साहबजादे, सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई हैं, वो वहाँ रहते हैं, खेलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, जिम करते हैं। तो मतलब गरीब के बच्चे के लिए भी तो होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, एक के लिए नहीं। इसका पूरा एक नेटवर्क बनाएं, सिलेक्शन करें लड़कों जो डिजर्विंग है उसको लेके जाएं, ये सोच के ले जाएं कि इसको हमने तैयार करना आगे के लिए, ये नहीं कि उसको ट्रेन करके बाहर भेज दें। ठीक है, नहीं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। एक हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और चूँकि 19 अगस्त से पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान हेडिंगले लीड्स में पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। इंग्लैंड ने अपनी टीम का भी ऐलान कर दिया। इकबाल कासिम साहब से बात करते हैं। इकबाल भाई, उन्होंने एक ही ऑफ स्पिनर रखा है शुएब बशीर को, और ज़्यादातर उन्होंने इन्हिसार अपने फास्ट बॉलर्स पर किया है इंग्लैंड ने, कि जिसमें उनके जो है गस एटकिंसन है, फिर जॉश टंग है, फिर जोफ्रा आर्चर, वो लीड करेंगे उनके बॉलिंग अटैक को। तो उनकी टीम खासी बैलेंस्ड है। ब्राइडन कास हैं जो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। तो आप क्या समझते हैं, ये कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर खेला वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान का, क्या यही आजमाएंगे या देयर शुड बी सम चेंज? तो कहाँ से लाएंगे, और जो थे वो इम्पोर्ट कर लिए थे वहाँ पर, सऊद शकील को, और वो नहीं, मैं 11 रुकनी की बात कर रहा हूँ। 11 रुकनी में भी यही है, जो कुछ भी आप 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे नहीं, आपके देखिए, आप उसको तो रखेंगे ना साजिद को। अब टूर पे आप जा रहे हैं 3, तो यू नेवर नो कहाँ आपको ज़रूरत पड़ जाए। एक स्पिनर एक्स्ट्रा अगर बेंच के ऊपर बैठा हुआ तो कोई बात नहीं, इन लेफ्ट आर्म में से और ऑफ स्पिनर से एक लगा खेलेगा, चाहे वो साजिद खेले, चांसेस ज़्यादा बनते हैं, एक्सपीरियंस बॉलर है। और फिर दूसरी बात ये है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, अभी भी आउट भी कर बाहर जाके करिए और रन भी किए, और मतलब टीम मैन है, वो जो टीम के साथ खड़ा, एग्रेशन नजर आता है, बिल्कुल।
तो उसको तो आपने पहले टूर में भी रखना चाहिए था। आपका इससे पहले अच्छा रिजल्ट हो सकता था अगर आप, जी हाँ बिल्कुल, तो अगर आप उसको टूर पे पहले भी नहीं ले जाते रहे। बांग्लादेश ले गए थे, एक टेस्ट खिलाया, खिलाते रहे इसको। ये तो हमारी रीढ़ की हड्डी है भाई। ये तो खेलना चाहिए। ऑफ स्पिनर जो है एक हमारे पास और कोई अच्छा है नहीं, जो है उसमें से ये बेस्ट है, तो इसको खिलाएं। और ये मैन इन फॉर्म कंटिन्यू प्ले। आपने फॉर्म की बात की, आगा सलमान अली आगा और फिर मोहम्मद रिजवान की कीपिंग आपने देखी होगी कि वो रस्टी नज़र आ रहे हैं, वो बात ही नज़र नहीं आ रही जो रिजवान में होती थी, इतने एजाइल जो पहले हुआ करते थे। समझते हैं कि इंग्लैंड के दौरे पर इनमें से किसी एक को आराम करके किसी और को मौका मिल सकता है? मैं देखिए, अगर सऊद शकील को बाहर किया जा सकता है, अब्दुल्ला शफीक को बाहर किया जा सकता है, तो किसी को भी किया जा सकता है। करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि गेम में इम्प्रूवमेंट आए, ज़्यादा फोकस करें वो गेम में, तो उनको करना चाहिए। आगा साहब जो हैं वो मेरे ख्याल है ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं, मैंने महसूस किया है। तो लेकिन वैसे एक बात बता दूं, इंग्लैंड के अंदर तो सभी का प्रॉब्लम होगा। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर बॉल स्विंग होता है और स्विंग खेलने के लिए हमारी अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है। सही। इसमें ऐसा कोई लड़का मुझे नजर नहीं आता। हारून रशीद थे, उन्होंने एक पॉइंट रेज किया था जी कि वहाँ की चूँकि गर्मी बहुत पड़ी है इस दफ़ा, इंग्लैंड में बहुत शदीद गर्मी थी, लोग परेशान थे, तो उस गर्मी की वजह से पिचेस वैसी होंगी जो माजी में रही हैं, जहाँ सीम होता था, स्विंग होता था। मेरा जहाँ तक जितना मैंने देखा है, एक्सपीरियंस है मेरा, कि वहाँ का जो ग्राउंड स्टाफ है ना, वो अपनी विकेट्स को जो रिक्वायर्ड पानी है ना, वो मुकम्मल तौर पे प्रोवाइड करता है वो। अच्छा, ठीक है। तो एज फार एज विकेट की मेंटेनेंस का कंसर्न है, वो उसमें कोताही नहीं होगी। हाँ, मौसम क्योंकि खुश्क है, हो जाए कुछ क्लाउडी, और आपके आउटफील्ड क्योंकि बहुत कम होगी, सूखी भी होगी, तो बॉल की रगड़ होगी, उसमें बॉल का वेयर एंड टेयर भी होगा, तो इसमें रिवर्स स्विंग के भी ज़्यादा चांसेस हैं। और इसमें वैसे भी वेदर के अंदर हवा में ऑफ द फील्ड होती, गेंद स्विंग होता है। आप इंग्लैंड में स्विंग को रोक नहीं सकते, वो तो होता ही होता है। दूसरे बॉलर्स को फ़ायदा हो सकता है, ख़ास तौर पर मीडियम पेसर्स को, जो गेंद को, जैसे अब्बास है। जी अब्बास है, अब्बास का फ़ायदा हो सकता है, कोई सीम भी होती है, तजुर्बा भी है ना, एक बार तजुर्बा भी है। तो होपफुली ये जो हमारी बॉलिंग है वो सर्वाइव, ये आउट कर लेगी 20 खिलाड़ियों को दोनों ने। मेरा ख्याल है इसमें लाइन, देखिए मैं आपको बताऊँ, एक सबसे बड़ी बात है ना, वो ये कि मुझे इनसे सबसे शिकायत ये कि इनकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ये कभी ऑफ स्टंप पे फेंकते हैं, तो कभी लेग स्टंप पे फेंकते हैं, तो कभी भाई एक जगह पे गेंद करें। आप अपने साथी को देखें, अब्बास को देखें, उसका बॉल एक ही जगह गिरता है, मतलब आगे पीछे कहीं स्पीड निकालने के चक्कर में तो नहीं ये इरेटिक हो जाते। हाँ, ये करते तो यही है कि डरा के मार के वो चौका खाते हैं तो तबीयत ख़राब होती है फिर वो शॉर्ट बॉल करना शुरू करते हैं। सही कह रहे हैं। तो वो मेरा ख्याल है कंट्रोल करें अपने जज्बात को और कोशिश करें आगे गेंद करने की, और विकेट को इस्तेमाल देखें। आपने जब ये इंग्लैंड वाले बॉलिंग कर रहे हो तब उनको देखें बैठ के कि वो कैसे बॉलिंग कर रहे हैं। हम तो सारे लंबे तवील कामत फास्ट बॉलर है एक बार उनके पास, तो सारे बिल्कुल जॉर्ज टंग हुआ, और उसके अलावा गस एटकिंसन हुआ, मुश्किलात बहुत है, ये मैं आपको बताऊं। कार्स हुआ, उनके पास सारों की हाइट और स्ट्रांगली बिल्ट है, तो वो इनके लिए इस बैटिंग लाइनअप के लिए मुश्किल डाल सकते हैं अपने होम कंडीशन में। मुश्किलात बहुत है, मुश्किलात, सब बल्ले से दूर खेलते हैं गेंद। तो मेरा इमामुल को देख लिया आपने कैसे आउट हुआ दोनों इनिंग्स में, तो आप समझते हैं कि एक चैलेंजिंग टास्क होगा पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए? डेफिनेटली इसमें वही कामयाब होगा जो स्टे करने की कोशिश करेगा, जो हाई फाई उल्टे सीधे शॉट खेलेगा, वो उसका कोई काम नहीं। जैसे बाबर आदम है, वो फंस के खेलते हैं, चांसेस है वो फंसे रहते हैं। अब्दुल्ला शफीक भी टेक्निकली साउंड है, वो भी स्टे करता है, अपनी बॉडी के अंदर ही खेलता है। फिर सऊद शकील आ सकता है टीम में एक बार। सऊद शकील को डबल सेंचुरी की हुई है, बड़ा टेक्निकली नहीं, मेरा ख्याल है उसको खिलाना चाहिए। आई पर्सनली फील कि इंग्लैंड के सलमान आगा की जगह कोई अर्ज नहीं खिला दे क्या? क्योंकि सलमान आगा ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, वो तो बॉलिंग कहाँ कर रहे हैं, कम करते हैं। सऊद शकील भी लेफ्ट आर्म स्पिन कर ही लेते हैं। हाँ, लेकिन
सऊद शकील जो है ना, देखिए एक मैच्योर प्लेयर है, और उससे आप तवक्को कर सकते हैं, और अपोजिशन को भी पता है कि यार ये बैटिंग करता है, इसने रन्स किए हुए हैं, तो आप इजी नहीं ले सकते इसे। तो मेरा ख्याल है कि, और उसको भी अपना पता है कि मेरा ये चांस है, अगर मैंने सर्वाइव नहीं किया तो मेरा मुश्किल है, तो वो हार्डवर्क कर रहा होगा डेफिनेटली। अभी फिटनेस का प्रॉब्लम था, उसको तो छोड़ गए थे, फिर अगर अब्दुल्ला फजल जख्मी नहीं होता तो उसको बुलाया वेस्ट इंडीज। सऊद शकील वाज नॉट इन द ओरिजिनल स्क्वाड। किस्मत की देवी जिसमें मेहरबान हो जाए। आप क्या, अब्दुल्ला शफीक को देख लीजिए इकबाल भाई, वो तो कैंप में भी नहीं था उसका नाम, आप अंदाज़ा लगाएं, कैंप में भी नाम नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उसको बुलाया गया और जो उसने खेली इनिंग्स, 184 रन 2 इनिंग्स में, 160 और 24। देखिए ये सिलेक्शन बच गई ना, अगर अब्दुल्ला शफीक ना होते तो अब्दुल्ला फजल खेल रहे होते, तो अब्दुल्ला फजल भी इंजर्ड होके चले गए, और फिर किसी और को खिला लेते तो फिर ये मामला नहीं होने थे ना। सही। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है वो बचा ही लेते हैं किसी न किसी तरह। हम पाकिस्तान की इज्जत बच जाती है, दुआएं लग जाती हैं, दुआएं लग जाती हैं, हम तो मुसलमान हैं, इसी पे बिलीव करते हैं। लेकिन दुआओं के साथ साथ दवा की भी तो जरूरत होती है। हाँ, नहीं, दवा के लिए तो थिंक टैंक का होना जरूरी है। थिंक टैंक तो खाली है ना, थिंक टैंक जो है ना वो सिर्फ इतना सोचता है कि यार किसको बाहर कैसे करना है और किसको बाहर से कैसे लाना है, बस इनकी ये सोच है, इनकी ये सोच ही नहीं, प्लानिंग। अब आप पूछेंगे तो कहेंगे हमने तो प्लान किया था कि वो चार प्लेयरों को हमने नए इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। अब इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये होना चाहिए कि हम टीम जीते, तो वी वर लकी कि जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं उन्होंने ही काम दिखाया। अब्दुल्ला शफीक ने रन्स किए, बाबर ने रन्स किए, साजिद ने आउट किए, तो ये लड़के जो है हमारे ये वही काम आए। अभी नए बच्चे जो हैं उनको वो इनको प्रोटेक्शन मिल गई है, अगले लाइसेंस मिल गया है कि अगला टूर कर लें। आपके दौर में तो टेस्ट क्रिकेटर बनना इतना मुश्किल होता है। अभी मैं स्टैट देख रहा था, गुज़िश्ता 27 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान ने 19 खिलाड़ियों को टेस्ट कैप दी है। 265 क्रिकेटर्स हो गए जो पाकिस्तान ने जो पहला टेस्ट मैच खेला था 16 अक्टूबर 1952 को भारत के खिलाफ नई दिल्ली में, उसके बाद से अब तक 265 टेस्ट क्रिकेटर, लेकिन 27 टेस्ट मैचेस में इकबाल भाई 19 खिलाड़ियों को अगर आप टेस्ट कैप दे रहे हैं तो इसका मतलब है या तो आपके पास टैलेंट नहीं है, या आप में कंसिस्टेंसी की कमी है, या आप खिलाड़ियों को लाते हैं और निकाल देते हैं। आप ये आपकी तीसरे नंबर वाली बात है ना, वो ये ज़्यादा है कि आप खिलाते हैं बुलाते हैं अपने प्लेयरों को और उसके बाद उसको बाहर कर कहाँ गया मोहम्मद मूसा, वकार यूनुस एक टेस्ट मैच खेला, उस्मान शिनवारी एक टेस्ट मैच खेला, फिर उसके बाद आपके 2 टेस्ट मैचेस खेला, वो जो फास्ट बॉलर आया था वसीम जूनियर वो कहाँ गया, मोहम्मद हसनैन कहाँ गया, ताबिश खान इतने 500 आउट करके एक टेस्ट मैच खेला, तो हमारे कंसिस्टेंसी तो नहीं है। नहीं, ये देखिए सिर्फ 1-2 आदमी हैं जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ खेल रहे हैं, चाहे वो करें या ना करें। इसमें एक आगा है, इसमें विकेट कीपर है हमारे रिजवान साहब, तो इन दोनों को बाहर कर सकते हैं ना। फिर मतलब ये है कि ग्रांटेड तो नहीं है ना, ग्रांटेड नहीं है, लेकिन इनको कब तक ये सिलेक्शन कमेटी को पूछना चाहिए ना कि भाई कब तक आप ये ऐसा नामों पे तो नहीं जाएंगे ना इकबाल भाई, परफॉर्मेंस भी तो हो, हर एक के लिए बराबर होना चाहिए। ये थोड़ी कि अब एक मैच में 50 कर दूँ और 6 मैच में कुछ ना करूँ, फिर खड़े हो जाऊँ फिर 5 जाऊँ, तो ये इससे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब से, क्योंकि इकबाल कासिम साहब का वसी तजुर्बा है और पाकिस्तानी टीम अब चूँकि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ का आगाज़ करने जा रही है, इसलिए पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन के हवाले से हम बात करें, पाकिस्तान के चांसेस के हवाले से हम बात करें। इकबाल भाई, अब एक गैर मुल्की कोच एक और आ गया, माइकल स्मिथ, अच्छा, जो कि साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास खेलता था। जी, और उसके बाद वो फ्रेंचाइजीज के साथ रहा है, कराची किंग्स के साथ रहा है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रहा है, मुल्तान सुल्तान्स के साथ रहा है, तो वो अब आ गया है। तो इसका मतलब है अब जो यूनुस खान के बयानात आ रहे थे और यूनुस खान के लिए लॉबी मखसूस काम भी कर रही थी जो डिजर्विंग भी था, तो वो अब रास्ते बंद हो गए। मुझे लगता है माइकल स्मिथ से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है पीसीबी ने। अच्छा, हाँ, क्या ये भी वैसे ही साबित होंगे जैसे जेसन गिलेस्पी या गैरी कर्स्टन या दीगर, या ये समझौता कर लेंगे मसले? 2 बातें होंगी, अगर वो उनके साथ एडजस्ट कर सके तो ठीक है, जैसे आजकल जो कोच हैं उन्होंने समझौता किया हुआ है, माइक हैसन ने, जी माइक हैसन ने जो किया हुआ समझौता, उनका सितारा भी लगता है गर्दिश में आने वाला है। नहीं, वो तो नहीं आएगा, वो सर्वाइव कर जाएंगे किसी न किसी। अच्छा, ये जो हैं ये अभी अगर उन्होंने उसको इसके फुट स्टेप पे काम नहीं किया कि जैसे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो जो गाइडलाइन देते हैं ऊपर वाले देंगे ना, उसी पे चलते हैं काम, डमी रह के आपने रहना है। अगर आप उसको फ्री हैंड दे देंगे भाई जो तुम टीम को संभालो,
और अच्छी तरीके से तुम कोचिंग करो, बैटिंग करो, सिलेक्शन में भी हिस्सा लो, तो वो जाहिर है वो तो प्लेयरों को फिर जो चाहिए होंगे उनको फारिग करेगा। जो परफॉर्म नहीं करेंगे तो फारिग करेगा। तो नौकरी करेगा या फारिग करेगा? तो उसको ये दो ऑप्शन है ना, दो ऑप्शन है उसके पास, या तो कंटिन्यू करे या रिजाइन करेगा चला जाए। मेरा ख्याल है इसको पहले मौका तो देंगे, करे काम अच्छी तरीके से। इंग्लैंड के टूर पे उसको भेज दिया है ना कि वहाँ जाके पाकिस्तान की, क्योंकि असद शफीक के तो सर पे बहुत सारे कैप सजे हुए थे ना, वो वीमेन के सेलेक्टर भी थे, वो पाकिस्तान की कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी थे। वो यहाँ पर नेशनल स्टेडियम के पास जो हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसके भी हेड थे। और फिर बैटिंग कोच भी उन्हें बना दिया। इसका मतलब है कोई था ही नहीं, 265 टेस्ट क्रिकेटर्स थे पाकिस्तान के, ये बात तो किस्मत की देवी उन्हीं पे मेहरबान हुई ना। नहीं हो सकता, बहुत काबिलियत हो तो सकता है। तो रिजल्ट क्या आया इकबाल भाई? बैटिंग तो देखें ना, अब यहाँ तो चल गया अब्दुल्ला शफीक, लेकिन बाकी बांग्लादेश की सीरीज में क्या हुआ? नहीं ये कहाँ देख रहे हैं, काबिलियत देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं। हाँ। नहीं वो काबिलियत की वजह से। अच्छा। हाँ परफॉर्मेंस की वजह से। तो अब आप समझते हैं कि एक अगर गोरा कोच आता है, क्योंकि हमारे तल्ख तजुर्बा रहा है ना कि जब भी गोरे आए या तो उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, उससे पहले ही वो छुट्टी कर गए, या फिर कोई कंट्रोवर्सीज हुई। आपको याद है स्टीव रिक्सन आया था ऑस्ट्रेलिया का फील्डिंग कोच, उसने यहाँ से जाकर अपनी किताब में लिख दिया था कि बड़े यहाँ के वाक़यात। तो गोरा जब यहाँ से जाता है तो मुश्किल डालता है ना वो, तो इनके वो तो जाहिर है, वो तो फिर अपनी कहानी, राम कहानी से लिखते हैं पूरी कि क्या हुआ इनके साथ। क्योंकि वो अच्छी तरह गुड बाय होकर तो नहीं जाते हैं, उनको निकाला जाता है या वो रिजाइन करके जाते हैं। तो वो नहीं कर पाते, बैड मेमोरी हमारे लड़कों को भी जो बने उनमें से आधे से ज़्यादा तो या तो उनको फारिग कर दिया है। तो अजहर महमूद था जो पूरा करके गया, इसलिए कि तनख्वाह देनी थी बोर्ड को, इसलिए उसको फारिग नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट में था ऐसा। हाँ तो इसलिए भी नहीं किया होगा। चलो लेट्स गुड लक टू हिम। जो स्मिथ साहब हैं आए हुए वो कल ने अच्छा है, अगर पाकिस्तान को जीत की तरफ ले जाते हैं या प्लेयर्स डेवलप कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनको सही मानों में फ़ायदा उठाना है तो जूनियर पे और एकेडमी पे दें उनको कि भाई वहाँ हमारे बच्चों को ट्रेन करें, हमारे कोचेज़ को ट्रेन करें कि हम क्या कमी है जो ये हमको बाहर से बुलाने पड़ते हैं। थोक के भाव हो गए ना इकबाल भाई हमारे जी, कोचेस तो धड़ाधड़ हो गए ना। हाँ, तो कोच करके आ गए, भाईजान करते हैं बेचारे, तो वो कोच बन जाते हैं, फिर वो कहीं बोल नहीं पाते, टीवी पे फिर तारीफ शुरू कर देते। तो अब आप क्या नेशनल बैंक से थे आपके शाहिद अनवर साहब, वो पाकिस्तान के अंडर-19 टीम के 2 वनडे खेले, वो अंडर-19 टीम बैंक के वो बोर्ड के एम्प्लॉय है ना, तो एम्प्लॉय का रेगुलर एम्प्लॉय है। तो बाकी क्या बेचारे जो है गरीब नौकरी की तलाश में, उनका कोई वाली वारिस नहीं है इकबाल भाई। बड़ा मुश्किल है। अब इनको ये जो कर रहे हैं नौकरियां, इनको करने देने क्या है। तो रिजल्ट भी तो लाए ना इकबाल भाई, नौकरी अगर कर रहे हैं। रिजल्ट बेटर होता तो बहुत जल्दी फारिग हो चुके होते। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। चल रहे हैं, बहुत सारों का रिजल्ट अच्छा नहीं है ना। तो बहुत सारे लगे हुए हैं, क्या है। इमरान फरद को देखें, वीमेन टीम के साथ है माशाल्लाह से, है तो उनके पास वहाब रियाज वीमेन टीम के साथ है, उनके पास भी जॉब नहीं है। अब्दुल रहमान वीमेन टीम के साथ हैं, वो भी जॉब देखें। अब मतलब ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इकबाल भाई? सब ये तो मतलब है कि हमारी जो पीसीबी की जो HR डिवीजन है या डिपार्टमेंट है, उसका काम है ना कि वो देखे और जो कितना काबिल है, कितने काबिलियत क्या उस मयार पे पूरा उतरता है, और उनको अगर रखा जाए इस बुनियाद पर कि भाई आपने ये परफॉर्मेंस बेस्ड परफॉर्मेंस देना, अगर वो दिया है और वो ना करे तो फिर तो आप फारिग कर देना चाहिए। मगर आपने उसको दिया ही नहीं है कि आपने करना क्या है। उनको तो आपने जॉब दे दी है कि यार ये संभालो, ये सियालकोट संभालो या हैदराबाद संभालो या अंडर-19 संभालो, तो वो संभाल रहे हैं। लेकिन इकबाल भाई एक ये हैरत अंगेज तौर पे लोगों ने बड़ा इस पॉइंट को रेस किया कि मिसबाहुल हक पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी के वो रुकन है, और अब वो जो 4 टीमें बन रही हैं, जो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, उसमें एक टीम के कोच भी हैं। तो ये दोहरी जिम्मे, क्या और कोचेज़ वगैरह नहीं है कोई, या दोहरी जिम्मेदारियां या फिर कनेक्शन ये रोल प्ले करता है? अब फिर क्या बाहर से लेके आए, कितने बाहर से बार इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आपको तो अभी एक जफर मौज तो आपने बता दी ना, ये जो लाइन लगी हुई है जो ऑलरेडी फायदे उठा रहे हैं, तो उन्हीं को लेने दें, डबल खर्चा क्यों करें। तो रिजल्ट भी तो लेना एक बार। हाँ रिजल्ट आप मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप उनको दें ना लिख के, भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन या CEO जो है वो लिखे कि भाई ये मैं आपको ये टीम दे रहा हूँ और मुझे ये रिजल्ट चाहिए। तो जब आपकी अकाउंटेबिलिटी कब होगी, जब आपके पास कोई लिखा होगा, कोई चीज़ होगी। अब आपने वैसी टीम के यार मिसबा आप बन जाओ या इकबाल कासिम साहब आप ये बन जाओ,
तो वो चलो अब जाके काम करके आ जाएंगे, अच्छा हुआ बुरा हुआ नसीब। पूछ-गछ कोई नहीं है, नहीं बुरा कहाँ से होगा। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का। इकबाल कासिम पाकिस्तान के माया नाज लेफ्ट आर्म स्पिनर, 999 फर्स्ट क्लास विकेटें थी इकबाल भाई की, और अब्बास भी अब उसके नज़दीक आ रहा है। 800 से ज़्यादा विकेटें मोहम्मद अब्बास की हो गई फर्स्ट क्लास में। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का ये आखिरी ब्रेक था। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम साहब से। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इंग्लैंड के दौरे के हवाले से। इकबाल भाई, अगर वेन्यूज़ देखें 3, आप गए हैं, आपने इंग्लैंड का टूर भी किया है, 78 में भी आप गए थे, फिर 87 के टूर में तो आप मैनेजर कम थे, 82 में भी थे आप? नहीं जी 82 में भी थे, जो इमरान पहली दफ़ा कप्तान बने। अगर हम आर्टनरी का देखें इकबाल भाई, तो पहला टेस्ट मैच जो है वो है वहाँ पर हेडिंग्ले लीड्स में, दूसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में, और तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच एजबास्टन बर्मिंघम में। इन तीनों ग्राउंड्स को अगर आप देखें, इनकी पिचेस को अगर आप एनालाइज करें, अब तो डिफरेंट काफ़ी हो गई। आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी टीम कहाँ अच्छा परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखती है इन तीनों ग्राउंड्स में से? मेरा ख्याल है एजबास्टन में ज़्यादा, क्योंकि बैटिंग विकेट भी थोड़ा सा बैट्समैन को फेवर करता है। यहाँ जो डबल सेंचुरियां की थी वहाँ पर ज़्यादा होता है। लीड्स में तो आपको पता है बॉल बहुत स्विंग होता है। वो ग्राउंड की कुछ सिचुएशन ऐसी है कि वो एयर का भी प्रेशर होता है, और पीछे भी वहाँ की जो है ना बहुत ज़्यादा सीम वाली है। सीम बॉलर्स अब ठीक है, हो सकता है समर का मौसम का असर हो जाए, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए, वो मैं नहीं कहता, मगर डेफिनेटली वहाँ पर गेंद जो है वो हिलता रहता है। वो पहले ही टेस्ट आपका वहाँ पर है। लॉर्ड्स को कैसे? लॉर्ड्स में जो है वो भी बनाने पर है। अगर लॉर्ड्स वाले अभी लॉर्ड्स की पिच पर एतराज़ भी हुआ था न्यूजीलैंड का, जो इंग्लैंड का टेस्ट मैच हुआ था कि जल्दी खत्म हो गया था, अनइवन बाउंस था और बड़े मसाइल थे तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ी प्रिपेयर्ड विकेट मिले, मगर गेंद यहाँ पर भी हिलता ही रहता है। लॉर्ड्स तो बिल्कुल स्लोप है, इस वजह से नर्सरी एंड और दूसरा एंड जो है, ये तो ज़्यादा मेरा ख्याल है वो बैट्समैन ही बता सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो स्टेट्स हैं वो जो देखते हैं हम, वो ये कि यहाँ पे मैच डिसाइड हो जाता है, कोई इतना ज़्यादा। आपको कौन सा एक साजिद खान के अलावा कोई और स्पिनर नज़र आता है कि जो कामयाब हो? अली उस्मान को तो हमने खिलाया, आप समझते हैं हमारे पास राइट आर्म लेग स्पिनर ही नहीं है। अब देखें, ये तो कितनी बड़ी बात है कि अगर इंग्लैंड को आप आ रहे हैं तो, या वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, तो एक राइट आर्म लेग स्पिनर आपको तो तलाश करना चाहिए। वो अबरार अहमद जो थे वो तो दी 100 में चले गए थे ना, इसलिए उन्होंने कंसीडर किया। और दूसरा वो जो लड़का था मुकीम, सुफियान मुकीम जी, हाँ, उसको कहते हैं वो T20 का स्पेशलिस्ट है। यहाँ हमारे यहाँ टैग लगा देते ना, अननेसेसरी आपने खिलाया है नहीं उसको, टेस्ट मैच नहीं खिलाया ना। खिला के देखे ना भाई, आप उसको खिलाना तो चाहिए नहीं यार। एक क्या कि आप किसी बगैर देखे बता सकते हैं यार। इंडिया नहीं खिलाता उसको, अपने कुलदीप यादव को बिल्कुल कुछ करें, साइड मैच वगैरह में ले जाएं, खिलाएं, साइड मैच में खिलाएं उसको, हो सकता है वो अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दे। और कहीं यार लिखा हुआ थोड़ी है कि यार ये टेस्ट बॉलर है, ये वनडे, जब तक आप ट्राई आउट नहीं करेंगे किसी को नहीं पता चल सकता। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि आपके पास 2 लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं, उनको आप उनमें से किसी एक को भी खिला सकते हैं। अरफात मिनास या फिर ये कि आइंदा आने वाले दिनों, क्योंकि पाकिस्तान की जो पोजीशन है इकबाल में तो बहुत नीचे है ना आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, 8वें नंबर पे मेरा ख्याल है, 8वें नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इंग्लैंड में हम पेसर्स के साथ जाएंगे, एक ही स्पिनर हम खिलाएंगे, एक स्पिनर के साथ जाए, खान की जगह बनती है इसका, जिसकी साजिद खान को मैं एनी टाइम प्रेफर करूं, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है, अभी वो मैच्योर है। दूसरी बात ये उसको पता है कि गेंद कैसे करनी है। और अली उस्मान पहली मरतबा खेले हैं वो अभी, वो मेरे ख्याल है उसको फिर गेंद संभालने में भी, क्योंकि वहाँ पर गेंद कभी कभी गीला भी हो जाता है ना, वो उसकी वजह से, बारिश की वजह से, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो गेंद कंट्रोल नहीं होता। तो साजिद आपकी मेरे हिसाब से साजिद को खिलाना। बाकी फास्ट बॉलर कौन से हो सकते हैं? बाकी फास्ट बॉलर में तो जो आपके पास बैटरी है, अब्बास होगा, उसके साथ मोहम्मद अली आपका बड़ा अच्छा। उबैद शाह को खिलाएंगे या खुर्रम शहजाद को? खुर्रम शहजाद भी, लेकिन फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ बॉल लंबी करनी पड़ेगी। ये 30-35 और आपके बनेंगे, हिस्से में आएंगे सारे के, तो वो इतनी कैपेसिटी के साथ एक दिन में आपको 2-3 स्पेल तो करने होंगे ना। ये 4 बॉलर तो ठीक है, ये अपना अब्बास और मोहम्मद अली और वो खुर्रम, साजिद खान और खुर्रम शहजाद।
जी। बाकी फिर एक आपको बाकी एक उबैद को कभी आप ट्राई कर लें। आमिर जमाल को नहीं खिला सकते? आमिर जमाल को भी खिला सकते हैं। अच्छा आमिर जमाल को बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि भाई इस विकेट पर ज़्यादा वो आप नहीं दिखाए। वो जोर लगा रहा था जिसकी वजह से बड़ा एक्सपेंसिव साबित हुआ। ये आप उसको कहें कि आप बिल्कुल मीडियम पेस गेंद करें, तो कम जोर लगा के, तो और बॉल को लाइन एक जगह पे गेंद करेंगे तो चांसेस हैं वो उसके। डेक को हिट करने की कोशिश कर रहा था ना इकबाल भाई। वो असल में वो स्पीड होती नहीं है इतनी, और आप वो जब मार पड़ती है तो आपको गुस्सा आता है, फिर गुस्से में आप पीछे फेंक देते हैं, फिर और एक और छक्का लग जाता है, फिर वो और T20 ने हाथ खोल दिया सबका, तो वो वेट ही नहीं करते हैं। वो तो 11वें नंबर वाला भी छक्का मार लेता है बिल्कुल, वो तो फिर आप होता है, फिर जो भी खेलता है वो पूरा ही करता है। लेकिन उबैद शाह भी जोर लगा रहा था, हालांकि यंग है, उसकी स्पीड भी काफ़ी थी, लेकिन वो भी जोर लगा रहा था। यही कोच की जिम्मेदारी बनती है, कैप्टन की जिम्मेदारी बनती है, जिसका अब कैप्टन का इतना एक्सपीरियंस हो कि वो इन चीज़ों को समझता हो तो वो बताए ना। और दूसरा कोच जो है उसको भी इससे बात करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए। बॉलर्स के लिए अलग प्लान है सारा, स्पिनर्स के लिए अलग प्लान है, बैट्समैनों के लिए अलग प्लान है। तो ये जब तक कि वो प्लान अब अगर जनरल टॉक करोगे तो कि भाई हमने अच्छा खेलना है, ये करना है, वो करना है, उससे तो कुछ नहीं होता। अलग अलग आपको सबके साथ बात करनी है, फिर होगा काम। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, अपने तजुर्बा हमसे शेयर कर रहे थे, अपनी ओपिनियन दे रहे थे कि क्या होना चाहिए पाकिस्तान के इंग्लैंड के दौरे में। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुँची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।